एक पिक्चर आपने और बनाई थी फरेब, शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी, शायद इकलौती पिक्चर जिसमें दोनों बहन। फिल्म बनाने को सोच रहे थे और अनुराग कश्यप से मिले हम लोग। अनुराग कश्यप ने कहा भाई आर्टिस्ट तो मैं ला सकता हूँ लेकिन मैं आपके लिए क्यों लाऊंगा, मेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें, थोड़ा उसकी एरोगेंसी है उसके। तो हमने कहा तुमसे एक कदम आगे हूँ, तुम्हें पैसा कमाना है, पैसा कमा चुके हैं। फिर हम लोग फरेब इसी जिद में। एक पिक्चर आपने और बनाई थी फरेब, मनोज वाजपेयी साहब हीरो है। हाँ, मनोज वाजपेयी। शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी, शायद इकलौती पिक्चर जिसमें दोनों बहनें थी। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी उसकी थी। हाँ, दीपक तिजोरी साहब डायरेक्टर थे। हाँ, क्या सोच के बनाई थी? दोनों बहनों को आपने कास्ट कर लिया था। हम लोग फिल्म बनाने को सोच रहे थे और अनुराग कश्यप से मिले हम लोग। वो बनारस का ही था चूंकि, और अनुराग कश्यप से थोड़ा हम लोग का हॉट टॉक हो गया उस समय। अनुराग कश्यप ने कहा भाई आर्टिस्ट तो मैं ला सकता हूँ लेकिन मैं आपके लिए क्यों लाऊंगा। पहला स्टेटमेंट उसका यही था कि भाई मैंने जीवन भर इतना यहाँ पर अपनी जो की है तो आपके लिए मैं क्यों करूँगा, मेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें। ये अनुराग कश्यप ने कहा। अनुराग कश्यप ने कहा। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? वो थोड़ा उसके एरोगेंसी है उसके अंदर। उस समय खाली वो ब्लैक फ्राइडे बनाया था, हम लोग को पूरा ब्लैक फ्राइडे दिखाया भी। हमने कहा ये बताओ कोई फिल्म बनाया तो आर्टिस्ट कहाँ से आप अरेंज करो। कहता मैं क्यों करूँगा। तो हमने कहा अच्छा, हम लोग भी यूपी के ही थे। हमने कहा भाई देखो तुमसे एक कदम मैं आगे हूँ, तुम डायरेक्टर हो और पैसा कमा के फिल्म बनाओगे और हम पैसा कमा के तब आए हैं यहाँ पर। तो तुमसे एक कदम आगे हूँ, तुम्हें पैसा कमाना है, पैसा कमा चुके हैं, तो फिल्म तो मैं बना ही लूँगा, आप हीरो हीरोइन लाओ या ना लाओ। तो फिर हम लोग फरेब इसी जिद में बनाए। फिर दीपक तिजोरी कैसे मिले आपको? मुंबई की दुनिया है, जब जाओगे काम करने तो सब मिलते ही रहते हैं। पैसा जेब में भट्ट साहब से हमारा परिचय था। हाँ। तो भट्ट साहब ने ही पूरा अरेंज कराया और फरेब टाइटल भी उनके पास थी, भट्ट साहब के पास। पहले वो फरेब बना चुके थे तो वो टाइटल भी अपनी दी हमें फरेब। पिक्चर ने मुनाफा कमाया दोनों में से किसी ने? लोग पिक्चर क्यों बनाते हैं? देखो ज़्यादातर लोग जो ये जाते हैं वो तो एक अट्रैक्शन है फिल्म का। हाँ। लेकिन मेरे से कोई पूछे तो फिल्म जो है बिजनेस तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल बिजनेस है और आप में काबिलियत है तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए टूल्स अच्छा है। तो अगर आप फिल्म मेकिंग में हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो अमर सिंह जी ने किया, रिलेशंस अच्छे बनते हैं और बिपाशा वाली फोन कॉल अभी लोगों का आकर्षण तो रहता ही है हीरो हीरोइन से। हाँ। तो आपका अप्रोच और एक टूल्स है बस बिजनेस। तो जैसे आपकी फिल्म में शमिता शेट्टी, शिल्पा शेट्टी थी, शिल्पा अभी भी वायरल है। हाँ। तो उस टाइम किसी नेता ने नहीं कहा आपसे कि एक बार बात करवा दीजिए शिल्पा जी से? नहीं, प्रीमियर तो हम लखनऊ में किए। हाँ। लखनऊ में प्रीमियर किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग था कि उस 2-4 दिन पहले अयोध्या में बम ब्लास्ट हुआ था, टिफिन बम फटा था अयोध्या में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि सब जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, सब लोग वेव में आए प्रीमियर में। और किसकी सरकार थी उस टाइम? मुलायम सिंह जी की सरकार। मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उसमें तो बॉलीवुड का उस टाइम तो चढ़ा भी था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये किसी अयोध्या के लिए सिक्योरिटी मीटिंग नहीं है, ये फरेब फिल्म का प्रीमियर है। और नेताजी ने टैक्स फ्री किया फिल्म को। अरे गजब। तो एक एडल्ट फिल्म को टैक्स फ्री किया तो इस पर बवाल उठा कि भाई ऐसा क्या था फिल्म में जो टैक्स फ्री किया। तो नेताजी कहे कि भाई मैं चाहता हूँ ये लड़का अमिताभ बच्चन की तरह नाम करे, इसलिए मैंने टैक्स फ्री किया। तो एक समय था वो। तो मुलायम जी की बात नहीं कर रहे आपने शिल्पा शेट्टी से? नहीं, मुलायम सिंह की बात होती थी। मुलायम सिंह तो ऐसे भी भाई जो अपना फेस्टिवल करते रहते थे अपने गांव। अच्छा हाँ, उनको तो वैसे भी सैफई में तो जबरदस्त बॉलीवुड का आना जाना लगा रहता है। आना जाना लगा रहता था। तो इससे आपके बिजनेस इसमें कोई बुराई नहीं है। बॉलीवुड भी हमारे एक समाज का हिस्सा है। और नेताजी का देखो, नेताजी का जितना जमीनी नेता थे वो, वैसा नेता होना बहुत आसान नहीं है। मुझे लगता है कि उतना जमीन पर इतना पकड़ होना सब किसी नेता के पास था नहीं। हाँ, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट हमेशा अट्रैक्ट करता है। Yes. तो जिन्होंने जिंदगी भर हमेशा जमीनी किया, वो बॉलीवुड आकर्षित करता था, भीड़ लाती है। हमने देखा संजय दत्त को भी उन्होंने टिकट दिया था, बाद में नहीं लड़ पाए, वो अलग बात है। बट बॉलीवुड से उस टाइम की सपा का बड़ा क्लोज रिश्ता रहा है। नहीं, सबका अट्रैक्शन रहता है। मैंने कल्याण सिंह के जन्मदिन में कल्याण सिंह जी को अनूप जलोटा के लिए गेट पर खड़े, हाई कोर्ट के जजेस हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग अंदर घर में वेट कर रहे हैं, लेकिन वो अनूप जलोटा को रिसीव करने के लिए गेट पर खड़े थे। तो बॉलीवुड का अट्रैक्शन तो रहा है बहुत। अनूप जी आने वाले हैं, पूछूंगा सवाल में। हाँ, बिल्कुल पूछिएगा। कल्याण सिंह वाला मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, मैं अपने सामने बता रहा हूँ। हालांकि उस टाइम अनूप जी भजन गाते थे। बाद में उनका भी थोड़ा मन डोला। सईद कादरी साहब को कैसे जानते हैं आप? कमाल के लिरिसिस्ट हैं, बहुत कम सोशल मीडिया पे आते हैं, बातें कम करते हैं। आप कैसे जानते हो उन्हें? सईद कादरी का एक फेज था जब मेरे ख्याल से मर्डर फिल्म रिलीज हुई थी, कहो ना कहो और भीगे होंठ तेरे। वहाँ से सईद कादरी का सफ़र शुरू हुआ। बल्कि उसके भी पहले एक जिस्म पिक्चर आई थी,
उसमें आवारापन बंजारापन करके गाना उन्होंने लिखा था। सईद कादरी का एक फेज था जब जितने भी अवार्ड होते थे, स्टारडस्ट अवार्ड हो, फिल्म फेयर अवार्ड हो, अगर 3 गाने सेलेक्ट हो रहे हैं तो 2 गाने उन्हीं के सिलेक्ट होते थे। संजोग से हमारे भी दोनों बार जो है हमारे गाने सेलेक्ट हुए। अनवर में मौला मेरे मौला हुआ और बरस जा बादल उसमें हुआ, फरेब में। तो सईद कादरी ने हमारे लिरिक्स लिखे और अच्छा हमारी दोस्ती हो गई थी उस दरमियान उनसे। तो कुछ उनके बारे में बताइए ना, दोस्ती थी उनके बारे में लोग जानते कम है, मित्र हैं तो कुछ इनसाइडर कहानी आप सुना सकते हैं उनके बारे में। सईद कादरी की तो मेन कहानी है कि वो फिल्म में लिखने आए थे, गाने लिखने आए थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। और महेश भट्ट साहब के बहुत अच्छे मित्र थे वो। और वहाँ से एक काश फिल्म आई थी जिसमें वो गाना लिखना चाहते थे और महेश भट्ट साहब उसके डायरेक्टर थे। कोशिश बहुत की लेकिन प्रोड्यूसर ने डांट दिया कि नहीं भाई नहीं, आप हम इनसे नए राइटर से नहीं लिखवाएंगे गाना। तो रात में जब ये बहुत अपसेट हुए, महेश भट्ट मना कर दिया इनको कि भाई गाना हम नहीं ले पा रहे हैं तुम्हारा, तो ये बस पकड़े और बस पकड़े कहे कि अब सलाम कर रहा हूँ बॉम्बे को, वापस लौट रहा हूँ, और जोधपुर लौट आए। धीरे धीरे करके भट्ट साहब बहुत बड़े हो गए, लेकिन ये जो है अपना बीमा एजेंट बन गए जाके जोधपुर में, और अपना शायरी वारी लिखते थे डायरी में। बहुत दिनों बाद, 20 सालों बाद करीब, महेश भट्ट साहब जोधपुर जब गए, जोधपुर गए तो बोले यार एक हमारा मित्र था यहाँ पर जोधपुर का, वो शायर है सईद कादरी। तो लोग बोले शायर तो नहीं है लेकिन वो बीमा एजेंट है। वहाँ से जो है फिर भट्ट साहब उनके घर पहुँचे पता करके। तो सईद कादरी साहब से बोले यार तुम आए नहीं, मैं तो इतना फिल्म बनाने लगा तब भी तुम नहीं आए। कहे अब क्या आते जब इतना उस चीज़ में बेइज्जत हो चुके थे बॉम्बे में। तो कहे और नया क्या लिखे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर एक गाना लिखा था आने के बाद, आवारापन बंजारापन। तो वो गाना उन्होंने उठाया उनसे, और उसके बाद फिर इनकी 2.2 शुरुआत हुई और वहाँ से शुरुआत हुई और अच्छी शुरुआत हुई। बट ये भी कमाल की कहानी नहीं कि 20 साल बाद एक आदमी को उसकी उचित सम्मान मिला। स्टार है वो, जब लिखा है तो उस समय होना है। तो आप मानते हैं समय बड़ा ताकतवर बिल्कुल है? होता है, बिल्कुल समय के आगे सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर गुमान है कि आप भगवान बन रहे हैं तो आप ना उतर आइए जमीन पर। समय कब उतार देगा पता नहीं। समय सब ईश्वर है। जब जो चीज़ स्टार आपका है उस समय आता है। तो ये कर्मों के हिसाब से होता है या किस्मत के हिसाब से होता है? ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन है, कर्म या किस्मत? प्रारब्ध और कर्म। थोड़ा इसको व्याख्या कीजिए। देखिए हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ये जीवन जो है ये जन्म नहीं है, पूर्व जन्म और उसके पूर्व जन्म से पीछे से चला आता है। और रीबर्थ की एक साइकोलॉजी है हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में कि हम लोग अपने कर्म के अनुसार जो है फिर जन्म पाते हैं। और जहाँ पर यात्रा आपकी समाप्त होती है, जैसे कोई आप संत हैं और आप ख़त्म होते हैं, तो आपकी जो साधना है वो ख़त्म नहीं होती, वो वहीं से आप स्टार्ट लेते हो। या जो यात्रा आप कर रहे हो, अभी आप पॉडकास्ट इतना अच्छा कर रहे हो या एंटरटेनमेंट कर रहे हो, अगला यात्रा भी आपका जहाँ छोड़ोगे वहीं से स्टार्ट होगा। तो प्रारब्ध उसी को कहते हैं कि आप पीछे से जो लेके आ रहे हो उसके हिसाब से फिर आदमी आगे। मोदी जी को आप देख लो, मोदी जी के एक जन्म में कि एक आदमी हिमालय पर जाके तपस्या भी कर लिया हो, एक आदमी संघ का प्रचारक भी हो। तमाम बार आप देखते होगे वायरल होता है कि वो संघ के कार्यालय में झाड़ू भी लगा रहे हैं, और 13 साल मुख्यमंत्री भी रह लेते हैं, दिल्ली में दरी बिछाई और 12 साल प्रधानमंत्री भी 15 साल रह लेते हैं। तो ये एक जन्म की यात्रा नहीं हो सकती किसी भी आदमी की। हम लोग ये सोचते हैं यार कैसे ये संभव है, तो ये हमको लगता है जन्मों की यात्रा होती है जो पीछे से आदमी लेके आता है। तो कर्म के साथ साथ आपकी डेस्टिनी भी है। बिल्कुल, पिछले जन्मों का लेखा जोखा और मौजूदा। भाई आदि गुरु शंकराचार्य किस उम्र में खत्म हो गए आप कल्पना करो। 30 साल में। 30 साल में। और उतने में वो चारों धाम, ना हवाई जहाज थी ना गाड़ी थी, चारों धाम की स्थापना कर लेना। तो ये सवाल तो मैं सच में सोच के हैरान होता। मतलब आप कल्पना करो, कहाँ पर बद्री आश्रम, कहाँ पर रामेश्वरम। आज केदारनाथ जाने में हालत खराब होती है, आप नहीं कर पाओगे। आज केदारनाथ जिसको जाना होता है, अगर आप पैदल जा रहे हो तो, जबकि आप वहां तक तो गाड़ी जाते हो, सिर्फ ऊपर चढ़ान की यात्रा पैदल करनी होती है और हमारी हालत खराब होती है। तो ये यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य की निश्चित तौर पर एक जन्म की नहीं है, वो पीछे से यात्रा चली आ रही थी जो उन्होंने 30 वर्ष में पूरा कर लिया। और जब वो पूरा करते हो आप, तो समय आपका एक तरह से पूरा होता है। तो जीवन और मृत्यु के विवेकानंद की यात्रा देखो आप, कितने समय में कितनी पॉपुलैरिटी। तो ये यात्रा है। तो फिर जीवन और मृत्यु कैसे देखते हो आप? जीवन और मृत्यु तो एक बहुत समान है। हम लोग इसको बहुत, हमें तो लगता है कि मृत्यु जो है इससे आपका और विकसित वर्जन है,